कक्षा 10 विज्ञान बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल। ये सभी प्रश्न संजीव डैश वर्ग के मॉडल पेपर 5 से लिए गए 15 प्रश्न हैं। इनमें से सबसे पहला प्रश्न है, ग्लूकोज पाइरूवेट में विघटित कहाँ होता है? तो इसका उत्तर है कोशिका द्रव्य के अंदर ग्लूकोज पाइरूवेट में विघटित हो जाता है, टूट जाता है। दूसरा प्रश्न प्रतिवर्ती क्रिया है, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया की जो प्रोसेस है, वो तरीका है, वो किस प्रकार का होता है? तो सबसे पहले जो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान जो सूचनाएं होती हैं, जिसको हम कहते हैं उद्दीपन, किसी भी अंग ऊतक में जो उद्दीपन उत्पन्न होते हैं वो सूचना, वो सबसे पहले वो जाती है संवेदी कोशिकाओं में, संवेदी कोशिका में आती है। संवेदी कोशिकाओं से फिर वो प्रेरक कोशिकाओं में आती है, और प्रेरक कोशिका से फिर क्या होती है? प्रतिक्रिया उस अंग में होती है। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया की एक प्रोसेस है, तरीका है। उद्दीपन से संवेदी कोशिका, संवेदी कोशिका से प्रेरक कोशिका, और प्रेरक कोशिका के बाद में प्रतिक्रिया हो जाती है। तीसरा प्रश्न ये है, किस हार्मोन के निर्माण में आयोडीन आवश्यक है? तो इसका उत्तर होता है थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में आयोडीन आवश्यक होता है, और ये थायरोक्सिन हार्मोन हमारे गले में पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि से निर्मित होता है। अतः आप सभी को पता है कि थायरोक्सिन हार्मोन में यदि आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो हमारा गला सूज करके लटक जाता है, जिसे हम घेंगा रोग इंग्लिश में इसे हम कहते हैं गोयटर, या इसका एक हिंदी नाम और है जिसे हम कहते हैं गलगंड। 3 नाम हो गए, गलगंड, घेंगा, गोइटर। ये एक ही प्रकार की प्रॉब्लम है, नाम 3 है। ये इंग्लिश में है और ये दोनों हिंदी में नाम है। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन में यदि आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा गला जो सूज करके नीचे लटक जाता है, उसे हम गलगंड रोग, घेंगा या गोइटर कहते हैं। इसीलिए हमें सलाह दी जाती है कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ताकि थायरोक्सिन हार्मोन बराबर मात्रा में बनता रहे और ये गोइटर वाली समस्या उत्पन्न नहीं हो। उसके बाद चौथा प्रश्न ये है, वंशानुगति की कार्यकीय इकाई होती है, यानी कि हमारे आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले कारक क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं जीन। जीनों के द्वारा आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो इनका उत्तर हो जाएगा जीन। 5वां प्रश्न, किसी समतल दर्पण पर, समतल दर्पण है ये कोई भी, समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंब पर, अभिलंब ये अभिलंब है, अभिलंब पर आपतित होती है, तो अभिलंब के ऊपर ही प्रकाश की किरण आ रही है, समतल दर्पण के ऊपर, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो आप जानते हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण के अभिलंब पर आपतित होती है, तो वो वापस जिस मार्ग से आई उसी मार्ग पर वापस क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो परावर्तन कोण का मान यहाँ पर 0 डिग्री होगा। जिस मार्ग पर आई वापस घूमेगी और उसी मार्ग पर वापस चली जाएगी, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री इसका उत्तर होगा। उसके बाद छठा प्रश्न, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, ये प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म ABC एक प्रिज्म है, तो इसमें ये प्रकाश गुजर रहा है। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन होता है, किसमें होता है? कौन से रंग में? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग में होता है। इसलिए यहाँ से जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो 7 रंगों वाला, उनमें सबसे नीचे बैंगनी रंग होता है, तो सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग में होता है। उसके बाद 7वां प्रश्न है, इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। ये कह रहा है, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास एक समान है, एक ही पदार्थ के, जैसे माना कि दोनों को नाइक्रोम के तार है, दोनों के दोनों नाइक्रोम के तार है, मान लिया लंबाई उनकी समान है, एक ही व्यास है, मोटाई भी समान है, समझ में आ गई। उसके बाद देखो, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़े गए,
दोनों तारों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा, उसके बाद फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो आप समझेंगे, दो तार है एक ही प्रकार के हैं, लंबाई व्यास सब कुछ सेम है, तो इनका प्रतिरोध अगर देखा जाए, इनका जितना प्रतिरोध इनका उनका दूसरी कंडीशन में इनका भी उतना ही है। तो दोनों तारों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा, ये श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो श्रेणी क्रम में तब हम जोड़ेंगे तो माना इसका प्रतिरोध भी R है, तो इसका भी प्रतिरोध R होगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर R1 कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R प्लस R हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज R1 बराबर R प्लस R क्या हो गया? 2R हो गया। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनका प्रतिरोध कितना आया? याद रखेंगे, R1 बराबर 2R आ गया। अब दोनों तारों को कौन से क्रम में जोड़ा? पार्श्व क्रम में जोड़ा, यानी कि समानांतर क्रम में जोड़ा। तो समानांतर क्रम में जोड़ने पर यहाँ हम लिखेंगे पार्श्व क्रम में जोड़ने पर इनका प्रतिरोध मान लेते हैं अपन R2 मान लेते हैं। तो सूत्र क्या बनेगा? 1/R2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/R2 बराबर 1/R, क्योंकि दोनों का प्रतिरोध समान है, 1/R हो जाएगा। तो इधर से हम क्या लेंगे? R लघुत्तम हो जाएगा, R का भाग R में लगाएंगे, एक बार जाएगा, एक को एक से गुणा करेंगे तो एक बच जाएगा, प्लस फिर R का भाग R में लगाएंगे, एक बार जाएगा, एक को एक से गुणा करेंगे, एक हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया? 1/R2 बराबर 1 + 1 हो गया 2/R हो गया, 2/R हो गया। यहाँ से हम R की वैल्यू निकालेंगे, R2 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ मैं निकाल देता हूँ। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? इसको उल्टा कर लेते हैं, तो R ऊपर चला गया, 2 नीचे रह गया, तो R2 बराबर R/2 रह गया। ये हो गया श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनका प्रतिरोध क्या आया? R2 बराबर R/2। या आप इसको श्रेणी क्रम के लिए S भी लगा सकते हैं, सॉरी श्रेणी क्रम जो पैरेलल होता है उसके लिए RP भी लिख सकते हैं अपन, और श्रेणी क्रम के लिए हम RS भी लिख सकते हैं, जो R1 लिखा था पहले वहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर हमें दोनों का प्रतिरोध हमने निकाल लिया, जैसे R1 और R2 हमने निकाल लिया। अब ये पूछ रहा है इनमें उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो माना कि पहले तार में उत्पन्न ऊष्मा को H1 मान लेते हैं और दूसरे तार में उत्पन्न ऊष्मा को H2 मान लेते हैं, तो इनका हमें अनुपात पूछ रहा है, तो H1/H2। और हम मान लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि विभवांतर को हमें V मान लेना है, तो दोनों तारों में विभवांतर समान हो जाएगा। तो यहाँ पर सूत्र बनेगा H1 बराबर सूत्र होगा V² R1, ये H1 का सूत्र बनेगा, अपॉन बटा V²/R2, R2 का मान अभी हमने निकाला, ये सूत्र बनेगा। ये यहाँ पर V² R1, ये किसका सूत्र? H1 का। H2 का सूत्र क्या है? V²/R2। हमारे पास सभी की वैल्यू है, हम वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर V से तो V क्या हो गया? कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या बचा? H1 बटा H2, ये कैंसिल हो जाने के बाद और उसको हम हल करने के बाद क्या हो जाएगा? ऊपर रह जाएगा R2 और नीचे आ जाएगा R1 आ जाएगा। R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई, कितनी निकाली अपन ने? R/2, ये मुख्य बट्टा। उसके बाद देखो R1 की वैल्यू हमने क्या निकाली? 2R, और इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं। अब इसको जब आप हल करोगे तो R से तो R क्या हो जाएगा? कट जाएगा। उसके बाद 2 से गुणा हो जाएंगे, तो H/H2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, ये दो आपस में गुणा हो जाएंगे, आपको गणित में आते ही है। तो H की वैल्यू कितनी है? 1, H2 की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो इसको अनुपात में लिखेंगे, H1 अनुपात H2 समानुपात 1/4। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1/4। ऊष्माओं का अनुपात कितना होगा? 1/4। इस प्रकार से ये सवाल हल होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न ये है, 8वां प्रश्न, यदि R1
तथा R2 दो प्रतिरोध समानांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। जैसे R1 और R2 समानांतर श्रेणी में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का ये सूत्र बनता है। तो इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रत्येक तार से यानी कि R1 से और R2 से जो समतुल्य प्रतिरोध आएगा इन दोनों तारों के प्रतिरोध से कम आएगा। तो इसका उत्तर होगा प्रत्येक प्रतिरोध तार से इनका समतुल्य प्रतिरोध कम आएगा। उसके बाद 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होता है। प्रकाश के द्वारा कौन सा पदार्थ विघटित यानी कि टूट जाता है। तो NaCl नहीं होता है, KCl नहीं होता है, CuCl2 नहीं होता है, AgCl होता है। ये पहले पार्ट से लिया गया प्रश्न है। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर दूसरा रंग क्यों हो जाता है, वो वाला प्रश्न भी है। तो ये Ag और प्लस Cl2 गैस में टूट जाएगा, तो AgCl इनका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 10वां प्रश्न, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, तो एल्केन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं एल्केन। उसके बाद 11वां प्रश्न, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है। वो कोई धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। ये यौगिक जल में विलय हो जाता है। ये तत्व क्या हो सकता है, ये कैल्शियम हो सकता है। अपने प्रश्न की शर्त के अनुसार है। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। और ये कैल्शियम ऑक्साइड जल में विलय हो करके क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो ये इसका उत्तर हो गया कैल्शियम और पूरी समीकरण हो गई। उसके बाद देखो 12वां प्रश्न, अपघटकों का कार्य है। अपघटक जो होते हैं जीवाणु कवक, ये क्या काम करते हैं, भोजन का निर्माण करना नहीं करते, वायु को शुद्ध करना नहीं करते, वायु को अशुद्ध करना नहीं, पदार्थों का चक्रीकरण करते, अपघटक। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए पेरिस प्लास्टर यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो इसका पूरा एक मैंने लिख रखा है, यदि विशुद्ध जिप्सम बिल्कुल शुद्ध जिप्सम है जिसका सूत्र होता है CaSO4.2H2O। ये जिप्सम का सूत्र है CaSO4.2H2O, ये सूत्र है। यदि विशुद्ध जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जलांश का 3/4 भाग निकल जाता है। 3/4, यहाँ पर देखिए 2 भाग है, 2H2O है, इनमें से 3/4 का मतलब होता है 3/2। ठीक है, भाग निकल जाता है, कितना बचेगा, आधा बच जाएगा फिर। ठीक है, आधा बच जाएगा, तो 3/4 जलांश निकल जाता है और परिणामी पदार्थ क्या बचता, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक सूत्र है CaSO4.half यानी आधा H2O, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। 14वां प्रश्न है, अमीबा में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है, तो द्विखंडन विधि अमीबा में पाई जाती है। एक अमीबा जो होता है ये यहाँ से बीच में से टूट करके 2 अमीबा बना लेता है जनन के दौरान। उसके बाद 15वां प्रश्न, वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव को उत्क्रमित कर देती है क्या कहलाती है, दिक् परिवर्तक कहलाती है, दिक् परिवर्तक कहलाती है। इस प्रकार से ये 15 प्रश्न आपके संजीव डेश्वर के मॉडल पेपर 5 से लिए गए हैं। इसके बाद जो है अगला वीडियो नेक्स्ट टाइम आएगा।